जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी क्या चीज होती है, कैसे होती है, कब हम उसको प्रेगनेंसी बोलेंगे, और फिर प्रेगनेंसी तो हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली प्रेगनेंसी हो गई, चेक भी कर लिया कि ठीक है प्रेगनेंसी है। तो उसके बाद अब जो फीटस है उस फीटस का लगातार डेवलपमेंट कैसे होता है, मंथ वाइज डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कौन से अंग कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इवन इतना अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल सीख के जाएंगे कि आपको फिर दोबारा कभी इस चैप्टर को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो इसको सबसे पहले हम चलते हैं और एक डायग्रामेटिकली व्यू से समझते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे टॉपिक्स में जो इतने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी डायग्राम के पहले आपने एक डायग्राम देखा होगा जिसमें हमने दो प्रोसेस कंप्लीट करी थी, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे किस तरीके से जो जाइगोट है वो ट्रांसफर होकर के यूट्रस तक पहुंचता है, अलग अलग स्टेज बनाते हुए। दैट मीन्स उसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज एक स्पेसिफिक प्रकार का डिवीजन होता है जिसमें ओवरऑल साइज जो है जाइगोट की इंक्रीज नहीं करते, उसके अंदर ढेर तरीके के सेल्स हैं, बनती जाती है और साइज जो सेल्स होती है वो साइज में छोटी होती जाती है, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज होता गया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से सेल बन के तैयार हुए। सभी के सभी जितने भी डिवीजन हुए हैं सब माइटोसिस डिवीजन हुए हैं, ठीक है। जैसे 32 सेल में पहुंच जाता है तो वहां पे जो जाइगोट होता है, अब एक्चुअली में वो जाइगोट नहीं, वो मॉरुला की स्टेज में आ चुका है। तो मॉरुला में क्या होता है, एक चेंजेज आता है और वो चेंजेस कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है ट्रोपोब्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, चारों तरफ क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है। इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बन जाती है और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम ट्रोपोब्लास्ट। इस ट्रोपोब्लास्ट के अंदर की तरफ क्या होती है, यहाँ पे इनर सेल मास बन जाता है, मतलब यहाँ पे ढेर सारी सेल्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, और वो जो सेल्स इकट्ठा होती हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। बाकी आइट साइड यहाँ पे एक कैविटी बन के तैयार हो जाती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, और इसीलिए जो अभी तक का पार्ट था जिसको हम मॉरुला बोलते हैं, या फिर इसमें जो ब्लास्टोमर्स सेल्स का नाम क्या होता है, जो ढेर सारी सेल्स बन के तैयार हो गए इनको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। तो जो ब्लास्टोमर्स सेल्स हैं, अब इसकी वजह से इनके अंदर एक सिस्ट बनने की वजह से अब हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि इसके पहले हम ब्लास्टोला बोलते थे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोले। तो अब इसके अंदर क्या बन चुकी है, कैविटी बन चुकी है। ये जो इनर सेल मास है, अब ये इनर सेल मास अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है, और संख्या बढ़ाएगा और फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके 3 लेयर्स का जनरेट करेगा। 3 लेयर्स जनरेट करेगा। अब वो 3 लेयर्स क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बना के तैयार करेंगे। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो तो जैसे ही इस ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में आ जाता है जाइगोट, अब वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट कैसे करेगा, बोले एंडोमेट्रियम जो वाल होती है उस एंडोमेट्रियम वाल के साथ अटैच हो जाएगा। एंडोमेट्रियम वाल के अंदर क्या हो जाएगा, धीरे से धंस जाएगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर इसमें चेंज जाता है, बोले जो एंडोमेट्रियम वाल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना चालू होते हैं, और साथ साथ जो ट्रोपोब्लास्ट मेम्ब्रेन बनी है यहाँ पे आउटर वाली मेम्ब्रेन, इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिसको हम विलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, या कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से, अंदर की तरफ इसके द्वारा और बाहर की तरफ से यूट्रस की तरफ से, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की तरफ से कोरियोनिक विलाई बनेगी। ये जो कोरियोनिक विलाई होगी ये इंटरडिजिटेड कंडीशन बनाएंगी जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इस पूरी कंडीशन को यहाँ से आपको ये पूरा जो आइट साइड दिख रहा है, ये पूरा जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या है, सब प्लेसेंटा है। आइट साइड जो बना हुआ है, तो प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि जिस दीवार से अटैच होता है इम्प्लांटेशन से वही प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा फिर पूरे यूट्रस में जैसे जैसे डेवलप करता है तो पूरे यूट्रस में क्या होता है, प्लेसेंटा बनता चला जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक प्रकार की, क्योंकि जो फीटस डेवलप करता है उसके लिए मदर और फीटस के बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दोनों के बीच में, ठीक है, जो क्या करती है, प्रत्येक कार्य जो बेबी को न्यूट्रिशन वगैरह या फिर उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल या फिर उसमें ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करने का सब काम कौन करता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। समझ में आ रही है मेरी बातें? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि भैया ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, इंटरडिजिटेड कंडीशन बन गई, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू कर दिया।
जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू करेगा तो फर्स्ट मंथ के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हर्ट बन के तैयार हो जाता है फर्स्ट मंथ में। फिर जैसे सेकंड मंथ कंप्लीट होता है तो फिर उसमें जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं और साथ में डिजिट्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, ये भी बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है। और जैसे 5वां महीना कंप्लीट होता है, अभी धीरे धीरे डेवलप करेगा, जैसे 5वां महीना कंप्लीट होगा तो उस समय तक में उसकी बॉडी के अंग जो हैं वो धीरे धीरे और डेवलप कर जाएंगे और फर्स्ट जो फीटस का जो मूवमेंट होता है वो 5th मंथ के एंड तक में महसूस किया जाता है। 5वें महीने के अंत तक में जो फीटस है उसका फर्स्ट मूवमेंट देखा जा सकता है। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, 6 मंथ बोले तो 24 वीक्स, तो 24 वीक्स में क्या हो जाता है, बॉडी में थोड़े थोड़े हेयर्स आना चालू हो जाते हैं, जो आईलिड है सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं और इसके साथ साथ बेबी का जो डेवलपमेंट है वो लगातार बना रहता है। ठीक है, होता रहता है। तो ये सब चीजें 6 मंथ तक में देखी जा सकती हैं आसानी से। आई लेसेस बन के तैयार हो जाती हैं, है ना, आईलिड्स से सेपरेट हो जाती हैं, आसानी से आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी। जैसे होता है ना, छोटा सा बच्चा अगर कुत्ते की जन्म लेता तो उसकी आंखें नहीं खुली होती हैं, या चूहे के बच्चों को आपने देखा जन्म लेने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। बट हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो आईलिड है वो पहले ही खुल जाते हैं, 6 मंथ में आईलिड खुल जाती है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, बेबी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट ही चालू रहता है 6 मंथ से टू 9 मंथ तक, 3 महीने तक अच्छे तरीके से वो डेवलप करता है। ठीक है, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गया तो 7वां 8वां 9वां 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होगा, तो तब जाकर के एक फुली डेवलप्ड फीटस फिर डिलीवरी के लिए पास आउट होता है या जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई साहब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किसके माध्यम से इसके पास तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा तो देखो दोनों के बीच में, माँ और फीटस के बीच में एक इंटर डिजिट कंडीशन, जिससे कोई चीज का आदान और प्रदान होना। तो बोले यहां से यहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, बोले अम्बिलिकल कार्ड करेगा। कौन करेगा, अम्बिलिकल कार्ड करेगा। जो एम्बिलिकल कार्ड है, एम्बिलिकल कार्ड पहुंचाने का काम करेगी। ओके, ये बीच का आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियो है और आइट साइड जो ये सब दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं या प्लेसेंटल बिलाई बोलते हैं। ओके, अब आइट साइड यहाँ पे कुछ रेड रेड सा दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये यूट्राइन कैविटी है या यूट्रस की जो आइट साइड का जो खाली स्पेस है उसको हम बोलते हैं कैविटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, योग सैक का नाम दिखेगा। योग सैक क्या होता है, शुरुआती दौर में जब बेबी डेवलप करना स्टार्ट करता धीरे धीरे, तो उस समय प्लेसेंटा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। और प्लेसेंटा नहीं डेवलप हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बेबी को न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज या फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह का एक्सचेंज कौन करवाता है, यही योग सैक करवाता है। इसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा होता है, तो ये न्यूट्रिशन धीरे धीरे क्या करता है, उस बेबी को देता रहता है। तो शुरुआती दौर में जो क्रिटिकल रोल होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो योग सैक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस योग सैक को मत भूलिए, बाद में धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बाद में बचता एम्बिलिकल कार्ड। एम्बिलिकल कार्ड क्या करती है, फिर प्लेसेंटा के माध्यम से जितना भी न्यूट्रिशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज करना, या जो भी चीजें हैं वो सब किसके द्वारा सप्लाई होती हैं, इसी एम्बिलिकल कार्ड के द्वारा इस बेबी के बॉडी तक सप्लाई होती है। ठीक है, एम्बिलिकल कार्ड कहां से जुड़ा होता है, जो पेट की जो नाड़ होती है ना उससे जुड़ा होता है, उसी को इंग्लिश में एम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में क्या हो जाता है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, मतलब म्यूकस जो होता है टाइट हो जा करके, म्यूकस टाइट हो जाता है, टाइट होने के बाद यहाँ पे बिल्कुल तरीके से गठान सा बना लेता है, जिसकी वजह से ये बेबी कभी बाहर की तरफ नहीं निकल पाए। ठीक है, जब तक यूट्रस में अच्छा खासा विग्रस कंट्रक्शन नहीं होगा तब तक ये जो प्लग हो चुका है ये अनप्लग नहीं होगा, ये खुलेगा नहीं, पूरा जाम हो चुका है, बंद हो चुका है, इसलिए कभी इसको बाहर निकलने की कोई संभावनाएं नहीं होती है, इसमें से कुछ रिलीज आउट होने की संभावनाएं नहीं होती है। तो आशा करता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम जो लेयर्स की बात की है, लेयर्स में किस तरीके से अलग अलग तीनों, एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म और उनके बीच में मेजोडर्म, इस तरह के 3 लेयर बनती हैं। तीनों लेयर के द्वारा कौन कौन सी ऑर्गन्स बनती हैं, सब चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको चीजें समझ में आई होंगी। और हम अब आप बात करते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन क्या कहला गया, इम्प्लांटेशन की वजह से क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, कोरियानिक विलाई बोलते हैं या क्रोनिक विलाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोनिक विलाई बोलते हैं। दैट अलोंग विथ यूट्राइन टिश्यू के साथ मिल करके क्या करते हैं, बिकम्स इंटरडिजिटेड एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बिटवीन फीटस एंड डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी टिश्यू। ठीक है, कॉल्ड प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, सब समझा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद फीटस। प्लेसेंटा किसके द्वारा अटैच होता है, फीटस के द्वारा, फीटस से अटैच होता है, किसके माध्यम से, बोले एम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से। दैट फंक्शंस एज ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन,
ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिशन जिसको फूड हम बोलते हैं, ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा काम क्या है इसका, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस या एम्ब्रियो, उसके द्वारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये सब निकाला जाता है किसके द्वारा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। देखिए जब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा क्या करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड बोले हाँ, एक ऐसी ग्लैंड है जिसके द्वारा हार्मोन भी सीक्रेट होता है। अब हार्मोन कौन कौन से होंगे, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया, ठीक है। एक और है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी होता है, लैक्टोजन भी होता है। ये सब हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। यही हार्मोन ऐसे होते हैं, दो हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और साथ में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं। इसके साथ साथ में ओवरी के द्वारा एक रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है। तो ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है किसी फीमेल बॉडी में तो ये हार्मोन कभी रिलीज नहीं होंगे। हालांकि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये तो नॉर्मली फीमेल बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। तो इसलिए प्लेसेंटा क्या करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करने लगता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन, जिसमें से हमारा शामिल है एक HCG जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, और एक हार्मोन और है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको हम HPL के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये तो गिफ्टेड फॉर्म में होते हैं, समझ लीजिए कि ये भी रिलीज होते हैं क्योंकि इनकी जरूरत है। अगर ये कम हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, एक्सप्लांट हो जाएगी, मतलब एबॉर्शन हो सकता है। नोट है, एक पॉइंट है जो मैंने योग साथ की बात करी थी वो वाला नोट पॉइंट है, ठीक है। जैसे योग सेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिकल बायोलॉजिकल फंक्शन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्रिटिकल बायोलॉजिकल फंक्शन। इसको इसलिए बोला जाता है क्रिटिकल बायोलॉजिकल फंक्शन क्योंकि उस समय जब प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा होता उस समय फीटस को अगर जीवित बनाए रखने के लिए कोई योगदान करता है तो वो यही करता है योग सेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग अर्ली जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है, बिफोर द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड एंड टेक ओवर the yolk sac provides nutrition and gaseous exchange between the mother and developing fetus। इसके पास ढेर सारा मतलब स्पेस होता है जिसकी वजह से ये आसानी से मदर और फीटस के बीच में क्या कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज, वो चाहे CO2 हो या फिर ऑक्सीजन हो, और इसी तरीके से न्यूट्रिशन और साथ में वेस्ट मटेरियल का भी एक्सचेंज करने में सक्षम होता है कौन, yolk sac। बाद में धीरे धीरे जैसे प्लेसेंटा अच्छे से उसका काम कर लेता है और अपने आप को डेवलप कर लेता है, इसी आधार पे क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है। और आगे बात करेंगे रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन क्या होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी में जब खिंचाव आता है, बेबी बड़ा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, तो उससे क्या होता है लगातार धीरे धीरे ये रिलैक्सिन रिलीज होता रहता है ताकि उस बॉडी के जो दर्द है या फिर उसका जो खिंचाव है उसको कम किया जा सके। और सबसे ज्यादा इसका रिलीज तब होता है जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी होने वाली होती है या पार्चुलेशन होने वाला होता है, तो उस समय इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है रिलैक्सिन का। 3 हार्मोन है HCG और HPL, साथ में रिलैक्सिन, ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, ओनली इन द वुमेन, ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कब रिलीज होते हैं, ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, साथ में कॉर्टिसॉल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन, ये हार्मोन के भी जो लेवल है हमेशा हाई बना रहता है या थोड़ा ज्यादा बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थायरॉक्सिन जैसे जो हार्मोन है यह बॉडी के जो बेबी है उसके बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसॉल भी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है अच्छे तरीके से चलती रहे, बॉडी को फीमेल बॉडी से फीटस बॉडी में अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते रहे और फीटस बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता रहे, उसकी मेटाबॉलिज्म सही से चलती रहे, उनके लिए तीनों हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे इट आल्सो इंक्रीजेस द सपोर्ट टू द फीटल ग्रोथ को ये सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस को, एंड मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने सब चीज समझा दिया, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इस तरीके से करते हैं ताकि दोनों को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। और आगे हम मूव करते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है द इनर सेल मास, अब ध्यान से सुनना, फिर से हम कहां पे आ गए, वही इम्प्लांटेशन के, ब्लास्टोसिस्ट बना है, इम्प्लांट कर गया। अब उसके बाद अभी तक हम बाहर की बात कर रहे थे, जो ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम अंदर वाले बात करेंगे, जो इनर सेल मास था ना, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था आपको, ये वाला डायग्राम है। तो अभी तक हम सिर्फ बाहर वाले की बात कर रहे थे, सिर्फ इसकी बात कर रहे थे कि इसके द्वारा बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वही पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके द्वारा फंक्शंस कौन कौन सी चीजें होती है वो सब हमने कंप्लीट किया। अब हम आ गए यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है इनटू 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होगी, एक आउटर लेयर होती है जिसका नाम होता है एक्टोडर्म, मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म, और सबसे इनर वाली जो लेयर होती है उसको नाम होता है एंडोडर्म। तो 3 लेयर बनती है, तीनों लेयर के
जो बनी है, अब ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को बना करके तैयार करती हैं। कौन सा जो लेयर है वो लेयर कौन सा ऑर्गन्स बना के तैयार करती है, इसके थोड़े एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है जो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या बनाएगी? सबसे पहली बात है एपिडर्मिस बनाएगी। क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। आपकी स्किन, हेयर बना के तैयार करती है, नेल्स बनाती है, मेमोरी ग्लैंड्स बनाती है, ठीक है। इनेवल ऑफ टीथ, जो हमारे दांत होते हैं उनके इनेवल्स होते हैं, इनेवल्स किसके द्वारा बनते हैं? इसी एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स किसके द्वारा बनती है? एक्टोडर्म, ठीक है। नर्वस सिस्टम एंड सम पार्ट्स ऑफ आईज, आईज के कुछ पार्ट भी इसके द्वारा बनते हैं, पीनियल ग्लैंड भी इसके द्वारा, मेमोरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सब किसके द्वारा बन के तैयार होता है? एक्टोडर्म के द्वारा बन के तैयार होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनर सेल। जो इनर लेयर है, इनर लेयर में जिसका नाम है एंडोडर्म, एंडोडर्म के द्वारा कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं? बोले कनेक्टिव टिश्यू लाइक लिगामेंट्स, जहां पे हमारी बॉडी में जो भी उस फीटस का बच्चा है, फीटस है, उसमें जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे अब हम भी फीटस से बने हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी इस तरीके के लिगामेंट्स हैं, ठीक है, या एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू या टेंड्रॉन्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये जो बनते हैं। साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी का हो या फिर फीमेल बॉडी का हो, एक्सेप्ट द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर मेल बॉडी में है तो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बनाएगा। कौन? एंडोडर्म। एंडोडर्म प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बनाएगा, बाकी हर चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना के तैयार। और फीमेल बॉडी में तो वैसे पूरा बना के तैयार करेगा, ठीक है। हार्ट भी इसी के द्वारा बनता है, एंडोडर्म के द्वारा। किडनी भी, नोटोकार्ड, सिलोमिक, एपिथेलियम, ये सब किसके द्वारा बनता है? एंडोडर्म के द्वारा बनता है। तो आपको खासतौर पे, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़े तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखिएगा कौन सा किसके द्वारा बनता है। ओके, और आगे हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। बात करें हम तो मेसोडर्म, जिसका नाम होता है, तो एपिथेलियम ये क्या बनाता है? ये ध्यान से सुनना, ये एपिडर्मिस बनाता है और ये एपिथेलियम बनाता है, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ माउथ, माउथ की जो अंदर वाली परत होती है जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, ये एपिडर्मिस है, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एपिथेलियम बोलते हैं। तो एपिथेलियम स्टेशन ट्यूब, जो हमारे कान के लिए स्टेशन ट्यूब होती है, उसको, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको भी कौन बनाता है? मेसोडर्म बनाता है। मिडिल ईयर, ये किसके द्वारा बनती है? ये भी मेसोडर्म के द्वारा बनती है। थायराइड ग्लैंड भी बनती है, पैराथायराइड ग्लैंड बनती है, थाइमस ग्लैंड बनती है। स्टोमक भी इसी के द्वारा बनता है, मेसोडर्म के द्वारा बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी किसके द्वारा बनती है? मेसोडर्म। यहाँ से ध्यान से सुनना, एंडोडर्म क्या बनाता था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर बनाता था, बट प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बना रहा था, ठीक है। और आगे बात करेंगे जो वेजाइना होती है, क्योंकि ये आउटर ऑर्गन होता है, तो वेजाइना भी किसके द्वारा बनती है? इसी मेसोडर्म के द्वारा बनती है। ओके, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट। मतलब ये जो 3 लेयर है, इस प्रकार से पूरे बॉडी में जो एडल्ट बॉडी बनती है, जैसे आज हमारी एडल्ट बॉडी है, तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब इन्हीं तीनों लेयर के द्वारा बनके तैयार हुए हैं। आशा करता हूँ हर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट है, द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। उन सेल का नाम क्या होता है बेटा? स्टेम सेल्स नाम होता है, which have the potency to give rise all the tissue and organs। ये स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है बॉडी के डिफरेंट ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को बना करके तैयार कर देती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर ये स्टेम सेल्स बाय चांस उस समय डिवाइड होते होते 2 पार्ट में टूट जाए तो आगे चल के क्या करेंगे? बोले फिर ये होमोजाइगोटिक, मतलब मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट में से बनने वाले 2 ट्विंस बना के तैयार कर देगी। ये एग्जैक्ट सेम होंगे, 2 के दोनों या तो लड़का होंगे या तो 2 के दोनों लड़की होंगे, और एग्जैक्ट एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे। अगर आपने कभी सुना हो चिंकी मिंकी वाला, है ना, कभी देखा हो, तो वो चिंकी मिंकी बिल्कुल से कैसे है? वो होमोजाइगोटिक है ना, या फिर बोल सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। एक ही जाइगोट से स्प्लिट होकर के बनने वाले ट्विंस है। तो ये कैसे बनता है? बोले स्टेम सेल्स होती हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है प्रत्येक बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को बना करके तैयार करने की। और अगर यही सेल्स अलग अलग हो गई फिर तो बना देंगे एक। समझ में आ गई बात? ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। क्या होता है? 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट बन जाता है, मैं सब बता चुका हूं। बाय द एंड ऑफ 2nd month लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, लिम्स एंड डिजिट्स बनके तैयार हो जाती हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन 5th month, ये भी बता चुका हूँ। 5th month में क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ 6th month, 6 month या फिर उसको हम बोल सकते हैं वीक्स में, अगर बोले 24 वीक्स में, बॉडी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर्स। पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? छोटे छोटे हेयर्स, जो जिसको हम रोए बोलते हैं, उससे कवर्ड हो जाएगी। आईलिड्स क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। आई लेसेस बन के तैयार हो जाएंगी। क्या बन जाएंगी? आई लेसेस, जो ऊपर की होती हैं, ठीक है, आई लेसेस भी बन के तैयार हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ 9 month, 9 month में क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी, ठीक है। द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू फॉर इट्स डिलीवरी। अपने डिलीवरी के लिए क्या हो जाता है? वो रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका पूरे तरीके से डेवलपमेंट होता है। मैंने बताया 6 month तक में लगभग प्रत्येक अंग बन जाते हैं।
सिर्फ उन्हीं का और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होना, उनका और अच्छे तरीके से विकास होना चालू रहता। कब तक? 9 मंथ तक चालू रहता। और धीरे धीरे जैसे 9 मंथ के एंड तक में प्रेगनेंसी कंसीव जो कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने के बाद अब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम आ जाए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाना चाहिए, तो दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।